नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता शर्मा, राजकीय महिला महाविद्यालय, आप सबका स्वागत करते हुए बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के संप्रभुता टॉपिक पर पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आज हमने ये जो टॉपिक लिया है संप्रभुता, इसका तात्पर्य क्या है। लेखक बर्गेस कहते हैं, यह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन व उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक, निरपेक्ष व असीमित शक्ति है। मौलिक माने मूल रूप में पाई जाने वाली, निरपेक्ष से तात्पर्य है बिना किसी पक्षपात के, असीमित का मतलब अमर्यादित नहीं है, असीमित का मतलब है लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली पावर, शक्ति। बिना शक्ति के किसी भी संस्था का संचालन संभव नहीं हो सकता। संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और जिसके आधार पर वह राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं संप्रभुता के लक्षण। सबसे पहला पॉइंट आया निरंकुशता। संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से है। सर्वोच्च शक्ति निरपेक्ष और निरंकुश होती है। संप्रभुता आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोच्च होती है। आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखती है। शक्ति के आधार पर उनसे अपनी आज्ञाओं को मनवा सकती है एवं किसी के द्वारा भी राज्य की आज्ञाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार बाह्य क्षेत्र में एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। ऑस्टिन के शब्दों में कहा जाए तो संप्रभु अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होता है, किंतु स्वयं किसी के आदेश का पालन अभ्यस्त नहीं होता। यानी स्वयं किसी के आदेश का अनुपालन करने के लिए वो कोई बाध्य नहीं है, यदि वह किसी संधि, समझौते एवं संगठन से जुड़ा हुआ न हो। फिर पॉइंट है हमारा मौलिकता। मौलिकता से तात्पर्य है राज्य की संप्रभुता मौलिक है, किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि संप्रभुता प्रदत्त हो सकती है, प्रदत्त माने दी जाने वाली, किसी के द्वारा दी जाने वाली, तो यह भी मानना पड़ेगा कि इसे देने वाली सत्ता राज्य तथा संप्रभुता से भी ऊपर रहेगी और अपनी दी हुई वस्तु को उसके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार वापस भी लिया जा सकेगा। लेकिन संप्रभुता की परिभाषा के अनुसार संप्रभुता से उच्च किसी अन्य सत्ता का अस्तित्व असंभव है। फिर पॉइंट आता है सर्वव्यापकता। संप्रभुता की सर्वव्यापकता का तात्पर्य है कि राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की संप्रभु शक्ति का नियंत्रण रहता है। इनमें से कोई भी संप्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता और यदि राज्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तो इन विशेषाधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी सभी कार्यों में कंट्रोलिंग पावर जो है वो राज्य ही सर्वोच्च संस्था के रूप में करती है। राज्य को ये देखना है कि उसके क्षेत्र के अंतर्गत उसके क्षेत्र में बाह्य क्या क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं और इस मामले में संविधान की सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए लोक कल्याणकारी राज्यों के द्वारा कार्य किया जाता है। फिर पहलू आता है स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब हो गया कि संस्थाएं तो स्थायी रहती हैं, लेकिन उसमें वर्क करने वाले, काम करने वाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल सरकार,
5 साल के लिए निर्मित हुई। देन दोबारा इलेक्शन होता है नियतकालिक चुनाव में, और दोबारा से भी सरकार बन सकती है, अन्यथा दूसरे राजनीतिक दल को भी मौका मिल सकता है। इसलिए कहा जाता है राज्य तो एक स्थायी संस्था है और उसका मूर्त रूप जो है वो सरकार है, और वह राज्य के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है। गार्नर ने कहा है कि स्थायित्व उस आशय है जब तक राज्य कायम रहता है तब तक संप्रभुता कायम रहती है। प्रभुत्वधारी की मृत्यु अथवा अल्पकालीन पदच्युति तथा राज्य के पुनः संगठन के कारण संप्रभुता का नाश नहीं होता। जैसे हम राज्य की डेफिनेशन बताते हैं कि निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, सार्वभौमिकता, ये 4 पहलू है। सार्वभौमिकता यानी जो शासन सत्ता का संचालन करता है उसके पास ये सार्वभौमिक सत्ता जो है स्वाभाविक रूप से रहती है। यही संवैधानिक और नियमों और कानूनों के समक्ष सभी को समान रखने के लिए निर्देश और आदेश के आधार पर राज्य सरकारें काम करती हैं। ब्रिटिश सरकार में या ब्रिटिश संविधान में राज्य मृत है, राजा चिरायु हो की जो कहावत प्रचलित है वह सरकार और संप्रभुता के भेद को स्पष्ट करते हुए बताती है। संप्रभुता एक ऐसी संस्था के रूप में होती है जो कभी समाप्त नहीं होती। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि सरकारों में परिवर्तन हो सकता है, व्यक्ति बदल सकते हैं, संस्थाएं स्थायी रूप से काम करती हैं। अपृथक्करणीयता। संप्रभुता का एक पहलू यह भी है कि राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना संप्रभुता का त्याग नहीं कर सकता। संप्रभुता राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व है और उसे अलग करना आत्महत्या के समान है, यानी उसे अलग नहीं किया जा सकता। गार्नर ने कहा संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अद्यय है, वह किसी दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती। यानी रूसो ने भी इस संबंध में कहा संप्रभुता में सामान्य इच्छा का अनुष्ठान होने के कारण उसका कभी विच्छेद नहीं किया जा सकता। शक्ति हस्तांतरित की जा सकती है पर इच्छा नहीं। इसी के साथ एक पहलू जुड़ा हुआ है, अनन्यता। इसका अर्थ है एक राज्य में केवल एक ही प्रभु शक्ति हो सकती है जो वैध रूप से जनता को आज्ञा पालन का आदेश देती है। एक राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभु शक्तियों का अस्तित्व मान लेना राज्य के भीतर राज्य की मान्यता को स्वीकार कर लेना है जो राज्य की एकता को भंग कर सकती है। इसलिए संप्रभुता एक जगह पर सर्वोच्च रूप में, सार्वभौमिक रूप में, निरपेक्ष रूप में, लोक कल्याणकारी सत्ता के रूप में कायम रहती है। फिर पहलू आता है अविभाज्यता। अविभाज्यता का मतलब है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। लेखक कार्ल हन ने लिखा है संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है। जिस प्रकार हम एक अर्धवर्ग अथवा एक अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आधी अथवा तिहाई संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती। रूसो ने कहा प्रभुता का विभाजन केवल एक धोखा है। इसी तरह से गेटिल ने कहा विभाजित प्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है, यानी संप्रभु शक्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता, हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये एकजुट होकर संगठित रूप से शासन सत्ता के संचालन में जो सत्ता पक्ष है या जो सरकार है जिसको हम
लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में स्थापित करते हैं, उसके द्वारा दिए जाने वाले आदेशों निर्देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपन देखना चाहते हैं कि संप्रभुता के जिन पहलुओं पर अपन ने अध्ययन किया, उससे ये बात समझ में आती है कि जैसा लेखक कह रहे हैं, संघीय शासन प्रणाली में संप्रभुता का विभाजन नहीं होता, जो कि समस्त राज्य में निहित होती है, परंतु इसकी अनेक शक्तियों का विभाजन होता है, जो कि वैधानिक रीति से शासन के विभिन्न अंगों में विभक्त होती है। ये गैटिल ने कहा। संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य ये लिया जा सकता है कि जो केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा होता है, जो सब्जेक्ट बांट दिए जाते हैं, जो राष्ट्रीय सूची के या जो सार्वजनिक हितों से संबंधित सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो जो कार्य क्षेत्र जिस तरह से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वहाँ राज्य सरकारें अपने निर्णय लेती हैं, और जहाँ जो कार्य राष्ट्रीय महत्व के हैं, केंद्र के सब्जेक्ट हैं, वहाँ केंद्र सरकारें डिसीजन लेती हैं। इसी तरह ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएँ, इसको सत्ता के विकेंद्रीय के रूप में यदि देखा जाए तो हम स्टेप बाय स्टेप उच्चतर आदेश देता है, निम्नतर उसकी आदेश की अनुपालना करता है। ये व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हर स्तर पर जन सहभागिता से स्थापित सरकारें या इकाइयाँ या समितियाँ या आयोग, ये सब अपने अपने स्तर पर मर्यादित होकर संवैधानिक सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए निरंतर अपने कार्यों को सुचारू व्यवस्थाएं में स्थापित करते हुए कार्यों को संपन्न करती हैं। तो आज हमने पढ़ा संप्रभुता से तात्पर्य और संप्रभुता के लक्षण। यदि हम छोटे रूप में एक व्याख्या करना चाहें, समाज और राज्य में क्या अंतर है, तो इससे भी मालूम पड़ता है कि सबसे बड़ा टॉपिक यही बात आती है कि राज्य के पास सार्वभौमिकता होती है, समाज के पास वो सार्वभौमिकता नहीं होती, क्योंकि समाज प्रारंभिक अवस्था का नाम है और राज्य जो राजनीति शास्त्र से जुड़ा है ये सर्वोच्च और बाद की अवस्था का नाम है, जो धीरे धीरे नगर राज्यों का विस्तृत विकसित स्वरूप है, विज्ञान के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में या आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में, तो वो राज्य द्वारा ही संभव की जा सकती हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य को सर्वोच्चता प्रदान करना अति आवश्यक माना गया। ये आज हमने इन पहलुओं पर बहुत ही अच्छे ढंग से आपके सामने बात को रखा है। नमस्कार।